लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 5 में आफ्टर गिविंग यू दी इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सो एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन स्टार्ट की बात है थर्मोडायनामिक्स की कि दैट इज एग्जैक्टली द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद ऑल सच प्रॉब्लम्स जिसमें एनर्जी की कोई भी फॉर्म हीट में कन्वर्ट हो रही हो या हीट एनर्जी की किसी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही हो। तो ये हम अब पढ़ना चाहते हैं बेसिकली। तो हमने शुरू कर दिया था काम और आपसे कहा था थर्मोडायनेमिक्स की कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिन्हें समझकर हम इसके रूल्स को पढ़ सकते हैं। तो उनमें से पहली सिस्टम थी और दूसरी सराउंडिंग, जिनको हमने लास्ट टाइम लिखा था। और उससे ये समझ आई थी बात हमें कि थर्मोडायनेमिक्स वालों की पहली बेसिक अजम्पशन ये है कि उनकी नज़र में पूरी यूनिवर्स के दो हिस्से हैं। एक वो हिस्सा है जो आपकी ऑब्जर्वेशन में है, तो वो सिस्टम हो गया, और जो बाकी पूरी यूनिवर्स है वो सराउंडिंग हो गई। तो अब सिस्टम और सराउंडिंग एक दूसरे से किस किस तरीकों से इंटरेक्ट हो सकते हैं, इस बुनियाद पर हमने सिस्टम की 3 टाइप्स बनाई हैं, बहुत आसान सी। और मेरे ख्याल में इस मैट्रिक वैट्रिक में भी और इस तरह आप इसको पढ़ भी चुके होंगे, याद आ जाएगा सब। तो टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो सबसे पहला है ओपन सिस्टम। अब ओपन सिस्टम क्या है? सिस्टम which can exchange both mass and energy with its surroundings. It's called open system. तो ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिससे जो अपने मास को और एनर्जी को अपने सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज कर सकता है। यानी उसका मास सराउंडिंग में जा सकता है, सराउंडिंग का मास में आ सकता है, उसकी एनर्जी सराउंडिंग में जा सकती है, सराउंडिंग एनर्जी उसमें आ सकती है। सो द एक्सचेंज ऑफ बोथ मास एंड एनर्जी इज अलाउड। वैसा सिस्टम ओपन सिस्टम है। मिसाल के तौर पर बहुत बहुत एग्जाम्पल्स इसकी। तमाम लिविंग बींग्स, इंसान, जानवर, पौधे, सारे ओपन सिस्टम है। बट देखिए ना, अगर आप सिस्टम है मेरा, मैंने आपसे कहा एनीथिंग अंडर ऑब्जर्वेशन सिस्टम, तो फर्ज करने कोई इंसान मेरा सिस्टम है, तो हर आदमी, आप, मैं सांस ले रहे हैं तो अपने सराउंडिंग से ऑक्सीजन गैस इन कर रहे हैं, तो उसका एक पर्टिकुलर मास इन कर रहे हैं, तो मास आ रहा है। इसी तरह हम सनलाइट में खड़े हैं तो उसकी एनर्जी हम गेन कर रहे हैं। और इसी तरह, ये तो मैंने एक छोटी सी मिसाल दे दी, वरना खाना पीना कर रहे हैं तो खाना जाहिर सी बात है हम अपने सराउंडिंग से ही ले रहे हैं, तो मास भी इन हो रहा है। और इसी तरह एनर्जी, जब हम काम करते हैं तो वो एनर्जी यूटिलाइज होती है और वो सराउंडिंग में जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओपन सिस्टम की तो बहुत सारी जनरल एग्जांपल्स हो सकती हैं। ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट एंड एनिमल्स। और अगर टिपिकल थर्मोडायनामिकल सिस्टम की बात की जाए तो हम कहेंगे ए हॉट सॉल्यूशन इन ओपन बीकर। तो अगर किसी एक्सपेरिमेंट के लिए हमने किसी बीकर में, जो ग्लास का बना हुआ बीकर होता है, उसमें कोई भी सॉल्यूशन लिया है और वो कंपैरेटिवली रूम टेम्परेचर से ज़रा हाई टेम्परेचर पर है, तो अब क्या होगा? चूंकि ये ऊपर से ओपन है तो गर्म होने की वजह से इसके वेपर्स सराउंडिंग में जा रहे हैं, तो इसका मास सराउंडिंग में जा रहा है। अच्छा, सराउंडिंग से कोई भी चीज़ आ भी सकती है क्योंकि ऊपर से ओपन है।
इसी तरह अगर ये गरम है तो क्या ये सारी जिंदगी गरम रहेगा? नहीं। इसकी मिसाल है चाय का कप। गरम गरम चाय का कप आपके सामने ला के रख दें, आप पढ़ रहे हैं, आपको ख्याल ही नहीं रहा, आधे घंटे के बाद वो गरम रहेगा? नहीं। इसका मतलब है हीट जो है वो ग्लास की वॉल से कंडक्ट होकर और ट्रांसफर होकर सराउंडिंग में फैल रही है। तो एनर्जी जा भी रही है, और अगर आप चाहें तो इसे और गर्म करके एनर्जी दाखिल भी कर सकते हैं। मास भी जा रहा है और आ रहा है। तो दिस इज ए परफेक्ट एग्जांपल फॉर ए ओपन सिस्टम व्हिच कैन एक्सचेंज बोथ मास एंड एनर्जी विद इट्स सराउंडिंग। दूसरी टाइप, अब इससे बहुत ही आसान, लॉजिकल है, खुद ही कॉमन सेंस वाली बात है, वो कहलाएगा क्लोज सिस्टम। अच्छा, अब क्लोज सिस्टम में हम दो में से एक चीज को रोक लेते हैं। हम कहते हैं ये वो सिस्टम है जो अपने सराउंडिंग के साथ मास एक्सचेंज नहीं कर सकता, एनर्जी कर सकता है। तो इसकी डेफिनेशन यूं बन गई कि सिस्टम which can exchange only energy with its surroundings and not mass is called closed system। तो अब ये अपने सराउंडिंग के साथ एनर्जी तो करेगा एक्सचेंज, लेकिन मास नहीं करेगा। तो अब इसकी एग्जांपल सिंपल ये हो गई कि यही जो सोल्यूशन आपने ले रखा था, इसे ओपन की जगह क्लोज कर दें, इसको ऊपर से कवर कर दें। तो अगर मैं इसे ऊपर से कवर कर दूंगा तो अब कोई वेपर्स इसके बाहर नहीं जा सकते और बाहर से कोई मास अंदर नहीं आ सकता। अलबत्ता एनर्जी को नहीं रोक सकते क्योंकि गिलास का बीकर है और गिलास इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तो हीट बाहर जा सकती है। तो मास रुक गया अगर आपने इसे चारों तरफ से बंद कर दिया तो a hot solution in closed beaker। Isolated system अब आइसोलेटेड सिस्टम होगा जो ना मास एक्सचेंज कर सकता है ना एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है। तो सिस्टम which cannot exchange both mass and energy with its surroundings is called isolated system। और इसकी एग्जाम्पल क्या होगी? तो वो है थर्मस फ्लास्क। पहली बात, एक एब्सोल्यूट और परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम पॉसिबल नहीं है। यानी ऐसा सिस्टम बना लेना जो इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए अपने सराउंडिंग से ना मास एक्सचेंज करे ना एनर्जी, ये पॉसिबल नहीं है। उसकी वजह ये कि मास का तक तो सही है, मास तो आपने रोक लिया, लेकिन एनर्जी को ट्रांसफर होने से रोकने के लिए जरूरी है कि आपका सिस्टम किसी ऐसे मटेरियल का बना हुआ हो जो परफेक्ट इंसुलेटर है, यानी जिससे हीट बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं हो सकती। तो ऐसा कोई सब्सटेंस दुनिया में नहीं है जो एब्सोल्युटली नॉन कंडक्टर हो हीट का, जिससे जरा सी भी हीट ना गुजर सके। हाँ, ऐसे दुनिया में बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं जिससे हीट
जो है वो बहुत ही माइनर क्वांटिटी में और बहुत ही स्लो रेट में कंडक्ट होती है, जिससे वो चीज़ काफ़ी देर तक मेंटेन रख सकती है एनर्जी को। मसलन ये थर्मस फ्लास्क जो है, इसमें हम प्लास्टिक यूज़ करते हैं, मिरर यूज़ करते हैं और लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। ये सब वो चीज़ें हैं जो हीट की बहुत ही बुरी कंडक्टर हैं। तो नतीजा ये होता है कि कोई भी चीज़ गर्म करके अगर थर्मस फ्लास्क में रखी जाए, तो हमेशा के लिए तो गर्म नहीं रह सकती, लेकिन काफ़ी घंटों तक आप उसे गर्म रख सकते हैं। अच्छा, हमें इसके इसी से हमारा काम हो जाता है, यानी हमें जो भी एक्सपेरिमेंट्स में आइसोलेटेड सिस्टम चाहिए, वो थर्मस फ्लास्क जैसी चीज़ों से हो जाता है कि कुछ घंटों तक अगर वो एनर्जी को मेंटेन कर लेती है, तो हमारा काम हो जाता है। तो हमें ज़रूरत भी नहीं है कि हमें कोई ऐसा आइडियल किस्म का और एब्सोल्यूट किस्म का आइसोलेटेड सिस्टम चाहिए हो। लेकिन बहरहाल, अगर वो डेफिनेशन के हिसाब से बात करें, तो बहरहाल ये परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है। इसमें अगर हम कोई चीज़ रखते हैं तो ठीक है, चारों तरफ से पैक है, मास तो एक्सचेंज नहीं हो रहा, लेकिन एनर्जी बहुत स्लो रेट पर कई घंटों के बाद बहरहाल वो डिसिपेट होकर अपने सराउंडिंग में चली जाती है। तो अब ये हमने सिस्टम और सराउंडिंग दोनों की डेफिनेशन के बाद उनका आपस में ताल्लुक जो है वो इन तीन टाइप्स के जरिए कम्युनिकेट किया है कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन दे हैव विद देयर सराउंडिंग्स। तो कौन किस चीज को एक्सचेंज कर सकता है, किसको नहीं कर सकता। ये दो टर्म्स हो गई, लेकिन मैंने आपसे कहा था तीन ऐसी टर्म्स हैं जो एस से शुरू होती हैं। तो सिस्टम हो गया था, सराउंडिंग हो गया था, तीसरी और आखिरी टर्म वो है स्टेट। तो अब है स्टेट of the system। तो स्टेट हालत, कंडीशन को कहते हैं यहाँ। तो अब जो कोई भी सिस्टम आपने लिया है, तो आप उसे डिस्क्राइब करेंगे ना कि मेरा सिस्टम इनिशियली जब मैंने अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया तो किस हालत में था, और फिर आप बताएंगे कि जब मैंने अपना प्रैक्टिकल किया तो उसने क्या कर लिया। तो कैसे बताएंगे आप, अगर आपको किसी चीज की हालत बयान करनी है, स्टेट बयान करनी है, तो आप अगर सोचें कॉमन सेंस से, तो इसे मैं ज़रा ब्रॉड कर दूं अगर, तो लाइफ के हर एस्पेक्ट को इसमें शामिल कर लीजिए। हम मुख्तलिफ चीज़ों की स्टेट बताते हैं, तो उस वक्त क्या करते हैं। मसलन अगर कोई मरीज है और पेशेंट है और आप उसकी हालत बयान कर रहे हैं, तो कैसे बयान करते हैं। तो एक तो तरीका वो है जो आम आदमियों का, बहुत अच्छे हैं, अल्लाह का शुक्र है, यार अब दुआ करो, बहुत बुरे हैं, हालत सही नहीं है। अब ये जनरल टर्म्स हैं, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा हुआ क्या है। लेकिन अगर डॉक्टर्स बात करेंगे और अपने पेशेंट की हालत को किसी दूसरे डॉक्टर के सामने बयान करेंगे, तो वो बड़ी टेक्निकल किस्म की बात होगी ना। वो बताएंगे कि ये पेशेंट जो है उसकी हार्ट बीट कैसी है, ईसीजी रिपोर्ट क्या है, ब्लड प्रेशर कैसा है, शुगर कैसी है। इन वैल्यूज को जब वो डिस्क्राइब करेंगे, तो जो मेडिकल समझता है, जो डॉक्टर है, उसे समझ आ जाएगी कि क्या ये कंडीशन सही है या गलत। जब आप बताएंगे ना इस पेशेंट की शुगर इतनी हो गई या ब्लड प्रेशर इतना हो गया है, तो उसे पता है नॉर्मल कितना होता है और एब नॉर्मल कितना होता है। तो अगर आप किसी की शुगर या ब्लड प्रेशर की वैल्यू बता रहे हैं, तो आप समझ आ जाएगी ये कंडीशन अच्छी है या बुरी है। तो किसी की कंडीशन बताने के लिए आप उसकी कुछ प्रॉपर्टीज या कुछ चीजों की वैल्यू बताते हैं। उन वैल्यू से एबनॉर्मल 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 या नॉर्मल का या अच्छे या बुरे का तायुन होता है। सोचते जाइए। अब फर्ज करें क्रिकेट का मैच हो रहा है, किसी ने पूछा क्या हालत है भाई। अब क्रिकेट के मैच की हालत बताने के लिए आप ये बताएंगे ब्लड प्रेशर कितना है? नहीं। अब यहाँ पर वो चीजें इस्तेमाल होंगी जो क्रिकेट से वाबस्ता है। आप बताएंगे जो टीम बैटिंग कर रही है उसने कितने रन बना लिए, उसके कितने आउट हो गए, अगर वो टारगेट चेस कर रही है तो कितना टारगेट है, कितने ओवर बाकी हैं। तो उसी मैच से रेलेवेंट चीजों की वैल्यू बताएंगे, और जो क्रिकेट को समझता है उसको समझ में आ जाएगा इस वक्त ये मैच अच्छी हालत में है हमारे लिहाज से या बुरी हालत में है। पढ़ाई आपकी, कोई पूछे आपकी पढ़ाई कैसे जा रही है, तो आप ये बताएंगे 15 रन पर 2 आउट हो गए, या ये बताएंगे ब्लड प्रेशर की वैल्यू नो। अब देखिए, हर चीज के मुताबिक हमें डिस्क्रिप्शन देनी है। अब पढ़ाई में आपका अगर कोई पूछ रहा है कि आजकल पढ़ाई की क्या हालत है, तो इसके बताने का तरीका क्या है कि सिलेबस में से कितना हिस्सा आपका प्रिपेयर हो चुका है। आप नहीं बताएंगे ना कि 50% सेंटर वालों ने पढ़ा दिया और मुझे उसमें से सारा आता है, मैं तो साथ साथ तैयारी कर रहा हूँ। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। उन्होंने तो पढ़ा दिया, हमारी तो तैयारी अभी शुरू ही हुई। दैट्स अ बैड थिंग। तो इसका मतलब है किसी भी चीज की स्टेट बताने के लिए हम उस चीज से रेलेवेंट कुछ बातों की वैल्यू बताते हैं। अब अगर ये सिस्टम
फर्ज कर लीजिए साइंटिफिक सिस्टम है, 1 मिनट जरा होल्ड
ओके, छोटी सी इंटरप्शन हुई, तो बहरहाल हम आए। तो अब मैंने आपसे ये कहा कि हर चीज़ की स्टेट बताने के लिए हम उससे रेलेवेंट चीज़ों की वैल्यू बताते हैं। अब जैसे अब हमारा साइंटिफिक सिस्टम हो थर्मोडायनेमिक्स, तो फर्ज कर लें हम किसी लिक्विड के साथ कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो हम यही बताएंगे ना कि उस लिक्विड का मास कितना है, वॉल्यूम कितना है, टेम्परेचर कितना है। तो हर सिस्टम से रेलेवेंट चीजों की प्रॉपर्टीज बताकर हम उसकी कंडीशन बताते हैं। तो इस डिस्क्रिप्शन को हम कहते हैं स्टेट ऑफ द सिस्टम। जब हम किसी भी चीज से रेलेवेंट चीजों की वैल्यू बताते हैं तो वो वैल्यूज कहलाती हैं स्टेट ऑफ द सिस्टम। आपने अगर ये बताया कि क्रिकेट मैच में इस वक्त कितनी विकेटें गिर चुकी हैं, कितने रन बन चुके हैं, कितने ओवर हो चुके हैं, तो ये डिस्क्रिप्शन कहलाएगी स्टेट ऑफ द मैच। अगर आपने बताया कि इस वक्त इस पेशेंट की शुगर की वैल्यू क्या है, ब्लड प्रेशर की वैल्यू क्या है, या फला फला टेस्ट की वैल्यू क्या है, तो दैट विल डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ द पेशेंट। अगर आपने ये बताया कि मैं 5 सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ और उन पाँचों सब्जेक्ट में मैंने इतने इतने परसेंट सिलेबस तैयार कर लिया है, तो दैट इज कॉल्ड स्टेट ऑफ योर एजुकेशन और योर स्टडीज। तो अब इस हिसाब से अगर मुझे यहाँ बताना है, तो मैं कहूँगा कि किसी भी मैटर पे अगर हम कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, तो उसका मास, उसका वॉल्यूम, उसके नंबर ऑफ मोल्स, उसके टेम्परेचर, उसका प्रेशर, ये सारी चीज़ों की वैल्यूज जो है उसका सिस्टम कहलाएगी। तो अब हम इसकी डेफिनेशन कैसे लिखते हैं? हम कहते हैं सबसे पहली बात, वो सारी प्रॉपर्टीज जो किसी सिस्टम के साथ रेलेवेंट हैं और जिनकी मदद से सिस्टम को डिस्क्राइब किया जा सकता है, उन प्रॉपर्टीज का नाम है स्टेट फंक्शंस। और उन स्टेट फंक्शंस की वैल्यू को कहते हैं स्टेट। इसका मतलब है जब मैंने पेशेंट के लिए आपसे कहा ब्लड प्रेशर, शुगर, ईसीजी वगैरह, तो ये सारी चीजें उसकी स्टेट फंक्शंस हैं। क्रिकेट में रन कितने बने, ओवर कितने हुए, विकेटें कितनी गिरी, ये उसकी स्टेट फंक्शंस हैं। इसी तरह थर्मोडायनेमिक्स में किसी भी चीज का मास, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, ये उसके स्टेट फंक्शंस हैं। इनकी वैल्यू बताने से हम उस सिस्टम की स्टेट डिस्क्राइब करते हैं। तो अब डेफिनेशन इस तरह होगी कि प्रॉपर्टीज which controls the state of the system are called state functions, and description of state functions is called state of the system. तो अब एक सिस्टम बहुत सारे स्टेट फंक्शंस की मदद से भी डिस्क्राइब हो सकता है और किसी एक स्टेट फंक्शन की मदद से भी डिस्क्राइब हो सकता है। तो अब अगर इसी की मजीद थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन, चेंज ऑफ स्टेट। तो अब एक सिस्टम में कि इसके फर्ज कर लें एक स्टेट फंक्शन है, तो अगर उसकी वैल्यू चेंज होगी तो हम कहेंगे स्टेट चेंज हो गई। फर्ज कर लें एक सिस्टम को हम 2-3 स्टेट फंक्शंस की मदद से डिस्क्राइब करते हैं, तो किसी भी एक स्टेट फंक्शन की वैल्यू चेंज हो जाए तो सिस्टम चेंज हो जाता है। तो हम यूं कहेंगे चेंज ऑफ स्टेट का मतलब है चेंज इन ए वैल्यू of any state function is called change of state and is given as। तो जब भी हम किसी भी सिस्टम की चेंज ऑफ स्टेट निकालेंगे, तो बस ये बहुत इजी सी बातें जरा ऐसे बताई जा रही है, पता नहीं कोई नहीं हो, सब आपको पता है। जब भी किसी चीज की चेंज निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? उसकी फाइनल वैल्यू को उसकी इनिशियल वैल्यू से माइनस करेंगे। एक तरह से हमने यहाँ फिक्स कर दिया कि अब हम कहें ना कहें पूरे थर्मोडायनामिक्स में ये बात तय है, जब भी आप किसी भी प्रॉपर्टी की चेंज निकालेंगे वो फाइनल माइनस इनिशियल के फॉर्मूले से निकलेगी। तो चेंज इन वैल्यू ऑफ एनी स्टेट फंक्शन इज कॉल्ड चेंज ऑफ स्टेट एंड इज गिवन एज। हम कैसे निकालेंगे किसी भी
सिस्टम की चेंज को फाइनल वैल्यू ऑफ स्टेट फंक्शन माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ स्टेट फंक्शन। मिसाल के तौर पर अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो हम कैसे चेंज ऑफ स्टेट क्या होगी फिर, चेंज ऑफ स्टेट इज इक्वल्स टू चेंज इन टेम्परेचर और उसका सिंबल होगा डेल्टा टी और उसकी वैल्यू होगी ऐसे, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, डेल्टा टी T2 माइनस T1। फर्स्ट कर लें एक से ज्यादा वैल्यूज चेंज हो, सबकी चेंज इसी तरह निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो अब पूरी बात की समरी क्या हो गई, जो भी सिस्टम हम थर्मोडायनेमिक्स में कंसीडर करेंगे, हम उस सिस्टम की नेचर को देखते हुए ये फैसला करेंगे कि उस सिस्टम में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इफेक्टिव हैं। वो सारी प्रॉपर्टीज कहलाएंगी स्टेट फंक्शंस। सिस्टम जब कोई भी प्रोसेस करेगा, उसमें कोई भी तब्दीली आएगी तो किसी एक या सारी प्रॉपर्टीज में चेंज आएगी। अब वो चाहे एक में आए या सब में आए, तरीका क्या होगा निकालने का कि हम उसकी फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को माइनस करेंगे। मिसाल के तौर पर आपके पास रूम टेम्परेचर पर एक लिक्विड है, ठीक है, आपने कहा उस लिक्विड का मास है 50 ग्राम, उसका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, उसका वॉल्यूम है 100 ml। ये आपने तीन प्रॉपर्टीज से उसकी स्टेट डिस्क्राइब कर दी कि ये इस वक्त इस हालत में है। अब आपने उसे गर्म किया तो टेम्परेचर 30 से 40 डिग्री हो गया, मास पे कोई फर्क नहीं पड़ा, वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं पड़ा, टेम्परेचर 30 से 40 हो गया। तो आप क्या कहेंगे, सिस्टम ने अपनी स्टेट चेंज की, मास वही है, वॉल्यूम वही है, अलबत्ता टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ गया है। 10 डिग्री कैसे निकाला, 40 माइनस 30, दैट्स इट। तो कॉमन सेंस वाली बात है। ये इसलिए हम बता रहे हैं कि आगे जब हम इन्हें यूज करें तो आप ये ना कहें ये कहाँ से आ गया, ठीक है ना। तो अब स्टेट ऑफ द सिस्टम हो गया, चेंज ऑफ स्टेट हो गया। अब सारा फोकस हमारा होगा इस बात पर कि वो कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं जो किसी सिस्टम को डिस्क्राइब करती हैं, जिन्हें आप स्टेट फंक्शंस कहते हैं। हमने कहा वो ऐसी खूबियां होंगी जो पूरे सिस्टम को कवर कर रही हों। देखिए, हर चीज के साथ कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो उसके माइनर या मेजर बिहेवियर को कंट्रोल करती हैं। तो अगर मैं स्टेट फंक्शन का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा तो मैं कहूंगा ये स्टेट फंक्शन असल में वो प्रॉपर्टीज हैं जिनका पूरे सिस्टम से ताल्लुक होगा या सिस्टम के ज्यादातर हिस्से से ताल्लुक होगा। ऐसी खूबियां जो सिस्टम के माइनर पार्ट से ताल्लुक रखती होंगी वो सिस्टम को डिस्क्राइब नहीं कर सकती। मैं इसकी मिसाल देता हूँ। एक क्लास में मेरा सिस्टम है, आपकी क्लास फर्ज कर लीजिए, ठीक है, और आपकी क्लास में फर्ज कर रहे हैं 50 स्टूडेंट्स। अब मुझे आपकी क्लास की स्टेट बतानी है, पढ़ाई की बताऊंगा ना, तो मैं कैसे बताऊंगा, जादू से तो नहीं बताऊंगा, मैं आपका सारे रिजल्ट्स मंगवाऊंगा और उन रिजल्ट्स में आपके हर केमिस्ट्री में भी और बाकी सब्जेक्ट्स में भी स्कोर देखूंगा। मैंने ये देखा कि आपकी क्लास के 48 हैं जिनके रिजल्ट्स मतलब बेहतरीन है, आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स हैं, ए और A1 ग्रेड्स आ रहे हैं। सिर्फ 2 बच्चे ऐसे हैं जो इरेगुलर भी हैं और जिनके नंबर्स भी अच्छे नहीं हैं। अब मुझे ये बताइए कि मुझसे कोई पूछेगा कि आप फर्स्ट ईयर कायद की क्लास का एजुकेशन का स्टेटस बताइए, तो मुझे क्या बताना चाहिए? क्या मैं वो देखूंगा जो 48 स्टूडेंट्स में मुझे नजर आ रहा है या मैं वो देखूंगा जो 2 बच्चों में नजर आ रहा है? ऑब्वियसली जब मुझे पूरी क्लास के स्टेटस बताना है तो मैं वो खूबियां बताऊंगा जो मेरे ख्याल में पूरी क्लास में है या क्लास के बड़े हिस्से में है। और वो क्या है, दे आर आउटस्टैंडिंग। मैं उन 2 बच्चों के रवैये को इग्नोर कर दूंगा जो इरेगुलर भी हैं और जो पुअर परफॉर्मेंस भी दिखा रहे हैं। हाँ, अगर मुझसे कहा जाए इंडिविजुअली हर बच्चे के बताइए तो किससे खत्म हो गया। लेकिन जब मैं ओवरऑल पूरी क्लास को डिस्क्राइब करूंगा तो मैं सिर्फ उन बातों को हाईलाइट करूंगा जो पूरी क्लास में है या पूरी क्लास के ज्यादातर हिस्से में है। इसी तरह जब मैं कोई भी सिस्टम बताऊंगा तो मैं उस सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए
स्टेट फंक्शन बनाने के लिए उन चीजों का सहारा लूंगा जो पूरे सिस्टम से एसोसिएट होंगे या सिस्टम के बल्क से एसोसिएट होंगे। जो माइनर प्रॉपर्टीज होंगी उन्हें इग्नोर कर दूंगा। तो ये जो स्टेट फंक्शंस हैं ये दरअसल वो मैक्रो प्रॉपर्टीज हैं। मैक्रो का मतलब है बड़ा, जो सिस्टम के मेजर पार्ट से रेलेवेंट हो, माइक्रो पार्ट से ना हो। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं मटेरियल से एसोसिएट या सिस्टम से एसोसिएट, उनके हमने दो हिस्से बना रखे हैं। एक को हम माइक्रोस्कोपिक कहते हैं, एक को हम मैक्रोस्कोपिक कहते हैं। तो अब स्टेट फंक्शंस माइक्रोस्कोपिक तो नहीं हो सकते, वो हमेशा मैक्रोस्कोपिक होंगे, जो पूरे सिस्टम को रिप्रेजेंट कर सकें। तो अब ये छोटा सा हिस्सा है जो हम मजीद अभी डेफिनेशंस का आपको बताएंगे एंड देन विल गो फॉर द मेजर टॉपिक ऑफ द चैप्टर। तो यहाँ से इंशाल्लाह अभी मैं मैक्रो और माइक्रो की डेफिनेशंस लिखवाऊंगा। फिलहाल यहीं तक आपसे बात की है, कल यहीं से इंशाल्लाह हम इसे कंटिन्यू करेंगे। अभी सिर्फ मुझे असल में ये बताना, इसलिए मैंने डेफिनेशन लिखी कि मेरे ख्याल में अब आपकी नेक्स्ट क्लास से पहले आपका टेस्ट आ रहा है वेडनेसडे को, तो उसके टॉपिक्स आपसे शेयर करने जरूरी हैं। तो अब इन टॉपिक्स के लिए हमने लास्ट जब टेस्ट आपसे लिया था तो उसमें हमने आपसे केमिकल स्टिचियोमेट्री ली थी, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप तक। उससे बाद हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था लिमिटिंग रिएक्टेंट का टॉपिक। तो हमारे टेस्ट के टॉपिक्स में लिमिटिंग रिएक्टेंट है, डेफिनेशन भी, और इसके रेलेवेंट जो बेसिकली तो न्यूमेरिकल्स ही थे सारे। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट फ्रॉम द लास्ट चैप्टर, और चैप्टर 5 में जो हमने अब तक पढ़ा है यानी टिल चेंज ऑफ स्टेट, जो मैंने लिखवाया है यही सब इस चैप्टर के चैप्टर 5 में भी। और चैप्टर 1 में तो आपने देख ही लिया, सिर्फ चंद डेफिनेशन ही, बाकी सब न्यूमेरिकल से, तो कोई एज सच नोट्स नहीं है जो आप परेशान हो। इसी तरह इस चैप्टर की भी हर बात मैं लिखवा रहा हूँ और आपने उसी में से याद करना है, किसी और चीज की टेंशन नहीं लेनी है। तो अब ये दो हो गए ऑब्वियसली लिमिटिंग रिएक्टेंट, उसमें दो डेफिनेशन थी, एक्सेस रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएक्टेंट, वो पूछ सकता हूँ, और असल तो इसका न्यूमेरिकल है। और चैप्टर 5 में जितनी थ्योरी हमने पढ़ी है चेंज ऑफ स्टेट तक, उससे उसी अंदाज से आएगा, थ्योरी प्लस एमसीक्यू। ठीक हो गई बात? तो अब ये स्लाइड्स पे भी शेयर कर लेता हूँ ताकि ये टॉपिक हर एक तक पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच।